हेलो, कैसे हो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो लेक्चर 1 था, जिसमें मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम लोग उसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो आपने बहुत पहले, बहुत छोटे थे ना, हमें लग रहा है कि आप 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है द्रव्य, मैटर। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक लाइन का एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ पे हम लोग बात करें। तो मैटर के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि दो चीज़ें अगर है, क्या क्या चीज़, तो मास होना जरूरी है और ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाई का मतलब जगह घेरना, जगह छेकना। अगर ये दो चीज़ है तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो वही परिभाषा जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? वह पदार्थ, चाहे वह वस्तु, या कह दीजिए कि जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाता? द्रव्य कहलाता। याद है ना आपको? हाँ, निश्चित याद होगा। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो स्थान छेकता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। बस यही परिभाषा है ना, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। उदाहरण के तौर पे आपके आसपास में जितनी चीज आपको दिख रही है, अभी आप जहां बैठे हो वहां कुछ दिख रहा है, सामने देखो दीवार दिखाई देगा, तुम्हारा कलम है, कॉपी है, जहां पर भी बैठे हो, हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, जहां पर भी देख रहे हो वो चीजें जो दिख रही है, सब के सब मैटर है। मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हो, क्या मैंने जगह घेरा हुआ कि नहीं? जगह घेरा हुआ, और मेरे अंदर मास है, मेरे हाथ में चौक है, क्या मेरे हाथ पे इतना जगह घेर नहीं रहा है? तो जगह तो घेर ही रहा है ना, और साथ ही साथ इसमें मास है। तो ये सब चीजें, जैसे मतलब बोर्ड है हमारे पीछे, ये क्या है? तो मैटर है, द्रव्य है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो मास है और दूसरा जगह भी क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है, घेर रहा है, छेक रहा है। तो जितनी चीजें, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं तो कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए हमने पेन लिया, टेबल लिया, इट इज सी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि क्या लाइट, क्वेश्चन है ये क्या, कि क्या लाइट मैटर है? क्या लाइट मैटर है या नहीं? आपको ये बताना है। जो प्रकाश है, लाइट माने प्रकाश, आप उसको मैटर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोच पा रहे हैं। अभी देखिए, मैटर के लिए दो शर्तें हैं, एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा सोचो कि एक तो उसमें मास होना चाहिए और जगह ऑक्युपाई करना चाहिए। जहां जिस रूम में हूं इसमें बल्ब जल रहा है, अगर ये बल्ब, प्रकाश जो है, जगह घेरता, तो अगर मैं 2-4-10 दिनों तक जला के छोड़ देता तो ये रूम जो है प्रकाश से भर जाता। उसके बाद मैं स्विच ऑफ कर देता और फिर भी इसमें प्रकाश मौजूद रहता। लेकिन क्या लगता है आपको, छोटे से डब्बा में भी एक बल्ब जला के छोड़ दो तो कुछ देर के बाद वो डब्बा अपने आप भर जाएगा प्रकाश से?
ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, जगह नहीं घेर रहा है। और रही बात मास की, तो मास जो है समांतर पे अगर देखें हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता में न जाएं तो इसमें मास भी नहीं है। तो इसलिए आप इसका जवाब क्या देंगे, आंसर क्या होगा आपका, खूबसूरत सा आपका आंसर होना चाहिए नो, नहीं, लाइट इज नॉट मैटर। जो है लाइट है, प्रकाश है, वो मैटर नहीं है। अब आइए अगला चीज समझते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं ना, कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो देखिए जो मैटर है उसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात न करते हुए अगर संक्षेप में हम लोग बात करें तो आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें सॉलिड हैं, ठोस है। जैसे मैं स्वयं, आप स्वयं, आपके हाथ में अभी जो पेन है, मोबाइल है, कॉपी है, वो सब कुछ सॉलिड है। दूसरी चीज़ें हैं लिक्विड, मतलब द्रव। अगर आपने अभी भी पानी पिया हुआ है, पानी पीने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, तो क्या है, द्रव है। तीसरी है गैस, हिंदी में और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं। चौथा जो है वो है प्लाज्मा, और पांचवा है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये तरह से 5 जो हैं स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। जो द्रव्य है उसकी अवस्थाएं कितनी हैं, तो 5 अवस्थाओं में द्रव्य पाया जाता है। इस 5 में से केवल जो 3 अवस्थाएं हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसी के बारे में हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। ज़्यादा महत्वपूर्ण वो इसलिए हैं कि मैटर अराउंड अस, आप कह सकते हैं कि मैटर अराउंड अस अगर हम लोग अपने आसपास की बात करें तो हमारे आसपास में मैटर 3 ही हैं, या तो ठोस है, द्रव है, या गैस है। तो इसलिए हम लोग इस 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में ठोस है, द्रव है और गैस है। तो याद रखिए, द्रव्य का मतलब हुआ जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान है वो द्रव्य है। आपको जो कुछ भी आसपास में दिख रहा है वो सब के सब क्या है, द्रव्य है। यहाँ तक कि हवा नहीं दिख रहा है फिर भी द्रव्य है, क्योंकि वह स्थान घेरता है। आपके पास अगर सिलेंडर है जिससे आप खाना बनाते हैं, क्या लगता है उसमें जितना जी में आएगा उतना गैस भराएगा क्या, नहीं ना, इसलिए कि वो जगह घेरता है। एक बैलून लो, जितना मन करे उतना हवा फूंक दोगे, नहीं फूंका सकता, इसलिए कि बैलून में जो हवा गया तो अंदर में जगह घेर रहा है। अब जैसे जैसे हवा उसमें फूंकते जाते वो बढ़ते जा रहा है उसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से जो है हवा जगह घेरता है और साथ ही साथ द्रव्यमान भी है। एक भरा हुआ सिलेंडर उठाओ और एक हल्का सिलेंडर खाली सिलेंडर उठाओ, आपको अंदाजा लग जाएगा कि द्रव्यमान है या नहीं है। तो हवा में द्रव्यमान भी है और साथ ही साथ वो जगह भी ऑक्युपाई करता है, छेकता है। दैट्स वाई एयर इज ए मैटर, याद रखिएगा। बट हमने अभी आपको कहा कि जो लाइट है, इस तरह की और भी चीज़ें हम खोज सकते हैं जो कि मैटर नहीं है। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आप पढ़े हुए बहुत पहले से। हम लोग जल्दी जल्दी, ये भी एक तरह से समझिए कि फंडामेंटल ही बात होगी, जल्दी जल्दी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इस क्लास में ख़त्म करेंगे और उसके बाद आएंगे तो सेटअप। तब तक आप इसे नोट करें। आइए स्टूडेंट्स, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठोस क्या है और उसके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। तो सॉलिड हम लोग का टॉपिक हो गया, सॉलिड, ठोस। ठोस किसे कहते हैं यह बात भी बहुत पहले आपसे पढ़े हुए हैं। मुख्य रूप से अगर मैं इसको बिल्कुल संक्षेप में लिख दूं तो आप कहते हैं शेप, साइज, और एक और शब्द लेंगे हम लोग, वॉल्यूम, बहुत महत्वपूर्ण है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप को हिंदी में आप क्या कहते हैं, तो आकृति, आकार, आयतन।
दुनिया का कोई भी द्रव्य जिसके आकार, आकृति और आयतन ये तीनों निश्चित होते हैं, डेफिनिट होता है, नहीं बदलता है, उसे ठोस कहते हैं। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में एक थोड़ा सा शंका उत्पन्न हो रहा है, मैं चाह रहा हूं क्लियर कर दूं आकार और आकृति को लेकर के। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये वृत्त बनाने की कोशिश किया हुआ है। इस दोनों का अगर हम कहें तो ये छोटे आकार का है और ये बड़े आकार का है। आकार का मतलब वही साइज, लेकिन दोनों का आकृति क्या है? एक समान है, वृत्ताकार है, एक जैसा है, मतलब ये वृत्ताकार है। आप समझ गए? आकार जो है ना किसी भी वस्तु के बड़ा होने या छोटा होने के बारे में बताता है, और आकृति बताता है कि वो वस्तु दिख कैसा है। जैसे चौक है, सिलिंड्रिकल है, और हमने यहाँ तोड़ दिया, ये भी सिलिंड्रिकल है। तो दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों की मैं अगर कहूँगा कि आकृति, तो दोनों की जो आकृति है वो समान है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? शेप आर सेम, दोनों के जो शेप हैं एक जैसे हैं, बट साइज आर डिफरेंट। ये क्या है? लंबा है, बड़ा साइज का है, ये छोटा है। जैसे आप ये कहो कि ये त्रिभुज है और इसी तरह का हमने ये त्रिभुज बनाया, तो दोनों जो है त्रिभुज समान आकृति के हैं, आकार के नहीं। तो आकृति बताता है कि वो कैसा दिख रहा है, आकार बताता है कि वो बड़ा है या छोटा। माने आकृति उसके डायमेंशन जो है ना उसके बारे में बात करेगा, आकार उसके बड़े होने छोटे होने के बारे में बताएगा। तो इस तरह से आकार आकृति शब्द आप समझ गए। आइए दूसरी चीज आप समझते हैं। वॉल्यूम तो समझ ही रहे हो, किसी भी पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में गुना कर दो और वही क्या हो जाता है? तो वॉल्यूम हो जाता है। कोई भी पदार्थ हो अगर त्रिविमीय होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये इसकी लंबाई अगर हमने मान लिया कि ये A है, ACM, यहाँ से यहाँ तक हमने ये समझ लिया अगर ये BCM है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है अगर ये C सेंटीमीटर की है तो इसका आयतन कितना होगा? A इंटू B इंटू C, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आप गुना कर देते हैं किसी भी त्रिविमीय आकृति के लिए, वही आयतन हो जाता है। याद रखिएगा कि केवल त्रिविमीय जो आकृति होता है उसी का आयतन निकलता है। अगर कोई व्यक्ति कहेगा, ध्यान दीजिएगा, यह है वृत्त, ठीक है, यह सर्किल वृत्त है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि तो एरिया निकलेगा, एरिया याद भी होगा आपको, पाई आर स्क्वायर। मैं बात करूंगा वॉल्यूम, तो बताइए इसके वॉल्यूम क्या हो? एक बड़ा वृत्त बना देते हैं। अगर इसके भी हम एरिया की बात करें तो पाई स्क्वायर ही होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका होगा 0। क्यों? क्योंकि ये 2D है, द्विविमीय है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। सेम इसी तरह से अगर इसको हटा दें और हम यहाँ पर वृत्त ले लें, और आप वृत्त बोल रहे हैं, त्रिभुज ले लें, और मैं अगर इसके कहूँ कि इसकी वॉल्यूम बताइए, आप मुझे भी बताइए, तो वॉल्यूम 0 हो गया। क्योंकि वृत्त जो आपका ये जो त्रिभुज है वो क्या है? तो द्विविमीय है, लंबाई है, चौड़ाई है। लेकिन अगर यहीं पर मैं ये आकृति ले लूं
तो देखो कितनी आसानी से आप इसका आप वॉल्यूम बता देते हैं। ये तो वृत्त हो गया ना, तो ये हो गया एरिया कितना, अभी आपने कहा पाई आर स्क्वायर, और कल्पना करिए कि यहां से यहां तक हाइट कितनी है, एच है, तो वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इंटू एच को भी कहते हैं ना हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच निकल गया। तो इस तरह से जो फंडामेंटल जो चीज़ है आप याद रखिए, अगर किसी का एरिया पता है तो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया इंटू हाइट हो जाता है वॉल्यूम, सिंपल सा है। तो इस तरह से आपको शब्दों को समझना होगा ताकि आगे चल के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल कर सकें। तो मैं बात कर रहा था सॉलिड के बारे में, आते हैं फिर हम लोग वहीं पे लौट के। तो सॉलिड के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें, अगर डेफिनेशन देना हो तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकार, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये डेफिनेशन में नहीं लिखने जा रहा हूँ, इसमें कुछ बात कर रहा हूँ। सॉलिड के बारे में कुछ लिखने से पहले देखिए, अगर एक अणु है यहाँ पर, एक अणु यहाँ है, ये दोनों अणु हैं, इनके नाभिक हैं, ये बीच की दूरी है। अब समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, ये अणु है एक, ये बीच की दूरी जो है ना, इस दूरी को कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी, इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, अंतर आणविक दूरी। याद रखिएगा, ये दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको अंतर आणविक दूरी कहते हैं। और ये अणु एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं, या तो खींचेंगे करीब तो आकर्षित किए, और नहीं तो दूर भगाएंगे एक दूसरे को तो विकर्षित कर रहे हैं। तो इनके बीच एक बल भी कार्य करता है। जो बल कार्य करता है इनके बीच में, इसमें लगने वाले जो बल हैं, फोर्स है, फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। मतलब अंतर आणविक बल, दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहोगे, और दो अणुओं के बीच की दूरी को क्या कहोगे, अंतर आणविक दूरी कहोगे। इसके बाद एक छोटी सी और बात आपको मैं चाहूँगा कि नोट कर लीजिए। देखिए जो बल होते हैं ना, याद रखिएगा, वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम लगेगा, और दूरी जितनी ही कम होगी बल उतनी ही ज़्यादा लगेगा। कल्पना करो कि ये हमारे पास चुंबक है, चाहे एक ये चुंबक है, सपोज कीजिए चुंबक है और ये है लोहा, तो बीच जितनी ही नज़दीक लाएंगे तेज़ी से खींचेगा। मैं दूर कर दूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो चुंबक है मेरा, इस लोहे को खींच ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या करूँ? ये चुंबक है हमारे हाथ में, ये लोहा, कल्पना करिए ऐसा, वैसे ये चौक है भाई, ये मत कहना कि ये कौन सी चुंबक आ गया नया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने माना सपोज किया कि ये क्या हमारे चुंबक है और ये लोहा है। तो जितनी करीब होगा मैं महसूस कर रहा हूँ अभी कि बल लगा रहा है, खींच 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 लिया, मैंने दूर कर दिया। अब मैं महसूस कर रहा हूँ बल ही नहीं लगा रहा। इसका क्या मतलब? दूरी बढ़ गई, बल घट गया, दूरी कम हो गई, बल बढ़ गया। तो याद रखिएगा कि बल और दूरी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा ना तो ये घटेगा, और अगर ये कहीं बढ़ा तो ये क्या होगा, घटेगा, माने उल्टा चलेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इस तरह के संबंध को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको। तो आप इतना को नोट करिए और फिर आगे बात करते हैं। सॉलिड के बारे में कुछ बात करने से पहले एक छोटा सा और बेसिक बात जानो स्टूडेंट्स। कोई भी जो ठोस होते हैं ना, उसके जो घटक कण होते हैं वो 3 हो सकता है। ठोस या किसी भी पदार्थ के, किसी पदार्थ के घटक कण, घटक कण को अंग्रेजी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल, पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ के घटक कण 3 चीज हो सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, AIM
क्या मतलब हम निकालेंगे एम का? एम मतलब निकालेंगे एटम हो सकता है, ए माने एटम, आई माने बोलो आयन, एटम माने तो परमाणु होता है, आयन को हिंदी में भी आयन कहते हैं, एम माने मोलिक्यूल, बिल्कुल सही, मोलिक्यूल्स। तो कोई भी दुनिया का पदार्थ या तो अणु से, परमाणु से या आयन से ही बना होता है। और एक शब्द आया यहाँ घटक कण, तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप घटक कण शब्द का मतलब क्लियर कर लीजिए। घटक कण का मतलब जिससे मिल के कोई पदार्थ बना हो। जैसे आपके पास चाय है, ठीक है, तो चाय का हम चाहते हैं घटक कण कौन है, तो चाय में आपने क्या किया है, दूध डाला है, चीनी है, चाय पत्ती है, चाय पत्ती है, और क्या है, पानी नहीं सोचना, कंजूसी नहीं करना है। और भी अगर कुछ डाले हो, कल्पना करो, मुझे नहीं पता क्या डाले हो, तो वो सारी चीजें तुम्हारे चाय के घटक कण हो गया, माने जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना है। जैसे मान लीजिए कि अगर H2O की बात करूं, तो H2O बना है कौन चीज से, तो H एंड O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ H2O, जल। बात समझ रहे हो, जिससे मिलके कोई पदार्थ बना हुआ है। आपने दाल बनाया, तो दाल में आपने दाल डाल में चना का दाल बनाया, तो चना का दाल है, पानी है, हल्दी है, नमक है, और भी कुछ जो डाले हो, तो जिससे मिलके आपका दाल बना, वो हो गया उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, घटक कण। तो कोई भी दुनिया का पदार्थ जो जानते हो ना, जो कुछ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही बने होते केवल। या तो एटम से बने होंगे, या आयन से बने होंगे, या मोलिक्यूल से बने होंगे, या इनमें से किसी 2 से बने होंगे, तीनों से बने होंगे, या किसी एक से बने हो सकते हैं। बस यही याद रखना है। तो अब आइए कुछ बातें करते आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड के बारे में। तो देखिए, जो सॉलिड होते हैं ना, उनके घटक कण बिल्कुल ही सटे होते हैं, एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। ठोस के घटक कण एक दूसरे से सटे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। क्या मतलब, अर्थात अब सटे होंगे तो बताओ, अंतर आणविक दूरी माने बीच की दूरी क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अर्थात इंटर मोलिक्यूलर, पहले देखते हैं डिस्टेंस, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्या इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि ये सॉलिड हैं, सॉलिड के घटक कण हैं, तो आप जवाब देंगे कि नहीं, ये गलत है, सॉलिड के घटक कण ऐसे नहीं हो सकते। तो कैसे हो सकते हैं, तो ये होंगे इस तरह से। मैं कहूं कि क्या ये सॉलिड है, उसके घटक कण, तो जवाब देंगे यस, ये सॉलिड के घटक कण हैं, मतलब हम सटे हुए हैं। इस तरह से अलग अलग वो नहीं हो सकते। तो पहली बात हमने समझ लिया कि जो घटक कण होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं, एक दूसरे में से सटे होते हैं। दूसरी चीज आइए, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो, ये तो एकदम सटे हुए हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, सॉरी पहले इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो बहुत कम हो गया। तो जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, कम। जब निश्चित रूप से करीब हो गया तो बल ज़्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं ना, अच्छा इसके लिए एक शब्द देते हैं, निविड संकुलित संरचना, जो ये सटा सटा के रख देते हैं ना, तो इसको क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। निविड संकुलित संरचना याद रखिएगा, सॉलिड में प्रयोग आता है। ठोस में
उच्च होता है, अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। इसलिए अधिक होता है क्योंकि बिल्कुल घटक कण एकदम क्या हो गया, नज़दीक नज़दीक, तो जाहिर सा बल तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा ना। अब आइए अगला पॉइंट, देखिए एक दूसरे से बिल्कुल जब सटे होते हैं ना तो ठोस के घटक कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। स्वतंत्र रूप से गति करना मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, जहाँ मन करेगा आऊँगा जाऊँगा, आप भी जहाँ मन करे आएंगे जाएंगे, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर मुझे किसी रस्सी से बांध दीजिए और खंभे से बांध दीजिए तो मैं हिल सकता हूँ, ऐसे ऐसे, आगे पीछे, ज़्यादा हिलूँगा तो गिर जाऊँगा। तो ठोस के घटक कण यही करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, लेकिन अपना जो मध्य स्थिति होता है जहाँ पर होते हैं चारों ओर कंपन करते हैं या दोलन करते हैं। तो अगला पॉइंट ये लिख देता हूँ, ठोस के घटक कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ये केवल अपने मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन या कंपन, कुछ लिख दीजिए, दोलन करते हैं। जहाँ रहेंगे ना हिलते डोलते रहते हैं बस। अच्छा एक और चीज़ देखिए, जब हिलेंगे डोलेंगे तो गति नहीं कर रहे हैं, तो जब गति नहीं कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि ठोस के घटक कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ना बहुत ही कम होती है। कि कणों की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, सूत्र याद है ना, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक ही कम, बहुत कम, बहुत ही कम होती है। ऐसा इसलिए कम होती है कि अरे भाई गति ही नहीं कर रहा है, तो जब गति ही नहीं कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कहाँ से, तो कल हिल डोल रहा है, तो थोड़ा सा अगर हिल रहा है तो थोड़ी सी गतिज ऊर्जा है। इतना नोट करिए, फिर एक दो और पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो सॉलिड होते हैं ना उसकी एक और ख़ास बात है कि सॉलिड तो कठोर हैं, लेकिन मैं यहाँ कठोर नहीं लिखने जा रहा हूँ, ठोस और असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होने का मतलब है कि आप ठोस को दबा नहीं सकते। जैसे आप ये चौक है तो दबा के इसको छोटा नहीं कर सकते आप, तो इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आप इन्हें दबा नहीं सकते, असंपीड्य होते हैं। अब देखिए जो सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो आपको मैंने बताया कि जो ठोस के घटक कण ऑलरेडी एकदम चिपके हुए हैं एक दूसरे से, इतने करीब हैं कि आप इधर से दबा नहीं सकते, इधर से दबा नहीं सकते, तो सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल है। ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि उसके घटक कण एक दूसरे से एकदम चढ़े होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। दैट्स वाई सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इस सवाल का तो जवाब मिल गया कि ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन है और उससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर ठोस असंपीड्य नहीं होते, मतलब वो संपीड्य होते, तो इस नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर ठोस असंपीड्य नहीं होता, माना ये संपीड्य होता, तो बड़ा ही मजा आता। आप ये देखिए, जैसे ये जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये कभी भी हमारे फैमिली के लिए छोटा नहीं पड़ता। क्या करते कि जैसे जैसे हमारे फैमिली मेम्बर बढ़ते जाता तो दीवार को थोड़ा सा पुश करते जाते
उसको फैलाते। जैसे ये चौक जो है, हमें लगता है कि थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं दबा के इसको छोटा कर देता, लगता है छोटा रहता है, इसको बड़ा करके क्या करता है, लंबा करता। मुझे अपनी लंबाई से शिकायत थी कि थोड़ी छोटी होगी तो मैं 2-4 दोस्तों को बुलवाता, 2 पैर खींचो, 2 टांग खींचो और खींच के थोड़ा लंबा कर दो। हमें लगता है कि यार थोड़ा सा पैंट तो छोटा हो गया, तो ऐसा करो कि दगे दबा दो, फिर अपने फिट हो जाता। कभी भी हमें अपने मोटापा से, पतलापन से शिकायत होती ही नहीं होती। कभी भी किसी चीज़ की आप लंबाई चौड़ाई से आपको शिकायत है, आपका पलंग कभी भी आपके फैमिली के लिए छोटा नहीं होता। क्या करते भाई, या तो आदमी को छोटा कर देते या पलंग को ही बड़ा कर लेते। 2-4 गेस्ट आ गए, भाई पलंग को और खींचो, मामा आ गए, मामा थोड़ा सा आपको दाब के पतला कर देते। तो इस तरह से आप जब सॉलिड जो है ना, अगर कंप्रेसिबल होता तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता, लेकिन इसका एक बहुत बड़ी डिमेरिट होती। डिमेरिट ये होती कि जैसे मैं बड़ा हो रहा होता उस वक्त, तो मेरा वेट तो मेरे पैरों पे आता, तो जो पैरों पे पड़ता तो जैसे वेट 2 किलो बढ़ता बस मैं थोड़ा छोटा हो जाता, और वेट बढ़ता मैं और छोटा हो जाता और छोटा हो जाता, मतलब मैं कभी बढ़ता ही नहीं। घर बनाते, 1 मंजिला बना लिए, दूसरा बनाया तब तक वेट बढ़ा, थोड़ा से दब गया, 3 मंजिला बनाया और दब गया, 4 मंजिला पर तब मालूम चला 1 मंजिला दब के चिपक गया। तो कभी नहीं होता। पेड़ जो होता बड़ा होता, वेट के कारण थोड़ा सा छोटा हो जाता, और जब आम फटता तो मालूम चलता कि और क्या हो जाता, सड़ जाता, ज़मीन में आ जाता। तो इस तरह से तो ये तो लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन आप सोचिए जरा, ये पृथ्वी अगर सॉलिड के रूप में है, वेट बढ़ता क्या होता, जहाँ पर है वो चिपकते जाता, और इस तरह से पूरा बैलेंस ही खत्म हो जाता पृथ्वी का। और उस तरह से क्या होता, तब होता है कि इसके जो रोटेशन है वो गड़बड़ हो जाती है और जाके किसी दूसरे ग्रह से टकरा जाता। ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब समाप्त, न इंसान है न ये कुछ है। इसलिए जो है जिस रूप में वो ठीक हैं, अच्छे हैं। तो याद रखिएगा, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल है, आप इन्हें दबा नहीं सकते। अब आइए सॉलिड को खत्म करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ। आप सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं जिसका आकार, आकृति और आयतन निश्चित हो? ठीक है, अब बताइए, एक कुत्ता का बच्चा है, क्या लगता है उसके आकार, आकृति, आयतन हमेशा एक जैसे हैं? एक छोटा इंसान के बच्चा, लो कल इतना बड़ा था, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, तो का आकार नहीं बढ़ा, उसका आकृति नहीं बदल रही है, आयतन नहीं बदल रहा है। एक छोटा सा आम का पेड़ लगा दो, कल देखो और रोज के रोज बदल रहा है। तो क्या लगता है यार, आम का पेड़ सब आपके लिए क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आम के पेड़ का तो आकार बदल रहा है, आकृति बदल रही है। तो आपने तो परिभाषा में कहा जिसका आकार, आकृति, आयतन ये सब क्या हो, फिक्स हो, निश्चित हो, न बदले, वो सॉलिड है। तो आपने जब यहाँ पर कुत्ता का बच्चा रखा अपने घरों में, तो आप देख पा रहे हैं हर 2 दिन के बाद उसका आकार बदल गया, उसकी आकृति बदल गई, आयतन बदल गया। तो आप कुत्ते के बच्चे को आप क्या कहेंगे, वो सॉलिड नहीं है क्या? तो क्या है, आप मुझे